गाजा में हमास अपने पुराने रूप में फिर से आ गया है। आज शुजैया में इजराइल ने बड़ा नरसंहार किया, 34 सिविलियंस शहीद हो गए, लेकिन हमास ने जो जवाब दिया, एक मरकबा टैंक जिसने घुसने की हिम्मत की थी, हिमाकत की थी, उसको उड़ा दिया है और उसका वीडियो पब्लिश किया। जैसे पहले वीडियो आते थे, जैसे सीज फायर के पहले जो वीडियोज आते थे, उसी तरह का वीडियो अभी अभी आया है। मैं अपने एक्स चैनल पे या टेलीग्राम पे नहीं डाल पाया हूं, लेकिन मैं उसको डालूंगा इस प्रसारण के खत्म होने के बाद। उसके साथ यमन ने हमले किए हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस हमास का तैयार हो रहा है। चाइना ने लगातार अमेरिका पे हमले शुरू कर दिए हैं, जो ट्रेड वॉर दोनों के बीच चल रही है। और अब उसने अमेरिका की मिलिट्री कंपनीज को भी एक इग्नोनिमस लिस्ट में डाल दिया है। रशिया भी अमेरिका को बॉयकॉट करने की स्थिति में आ गया है। रशिया का कड़ा बयान आया है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध के में जो शांति की बात करता है उसके प्रति सीरियस नहीं है। ट्रंप का जादू खत्म हो रहा है, ट्रंप नीचे आ रहा है, लेकिन ट्रंप अपना एक एस जो उसने नेतन्याहू को ह्यूमिलेट किया, और जो कल मैंने बताया कि किस तरह से हिब्रू अखबार पागल हो गए थे कि नेतन्याहू ने तो पूरा वहां जाके सरेंडर कर दिया, और एक तरह से मेरी बात कंफर्म हुई। मैं आपको परसों से बता रहा हूं कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जो संवाद है वो बहुत ही एक तरह से संवादहीनता है। इजरायलीज को पता ही नहीं था कि ईरान से ट्रंप बात करने जा रहा है। खैर, अमरीश मेरा स्पीक्स में आपका स्वागत है। अभी भी मैं देखिए बाहर हूं, लखनऊ में हूं, और ये वीडियो उम्मीद करता हूं कि 10:30 PM तक आपके पास पहुंच जाए। 10 बजे तक खैर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 10:30 PM में मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कितना लंबा होगा, कितना शॉर्ट होगा, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वाईफाई स्लो है। जबकि मैं अच्छे होटल में रुका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वाईफाई स्लो है, और वो कहीं भी आप रुकिए, ये इन सब जगहों पे वाईफाई स्लो ही रहता है। तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। जो हमें नॉर्मल अपने घर के वीडियो को अपलोड करने में 7 या 8 मिनट लगते हैं, यहाँ वो कभी 40 मिनट लग जाता है। तो ये एक समस्या है, इसी की वजह से वीडियोस डिले हो रहे हैं। फिर आपसे माफी चाहते हैं, और आप इसको प्लीज इन वीडियो को देखिए, ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मेरे बाकी वीडियोस है। एक चीज यहाँ समस्या है कि जहां मैं जो दूसरा मोबाइल लेके पढ़ता हूं वो इस बार मेरे पास नहीं है किसी कारण से, और मैं किसी और का मोबाइल कोशिश की थी मैंने कि किसी और का मोबाइल लेके उससे पढ़ सकूं, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन मैं फिर भी, मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं आपको सारी खबरें लगातार दे रहा हूं 2 दिन से। और आज विशेष तौर पे आपको जो बात हुई है शुजैया में, आप देखिए वैसे ही टैंक जो है वो आ रहा है, मरकबा टैंक है। अच्छा, इसके पहले आपको याद होगा राफा में एक मरकबा टैंक उड़ाया था, जो वो लेकिन आईईडी से था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से, जो कि जमीन में गड़ी हुई थी और फट गई मरकबा टैंक के ऊपर। आज जो अटैक हुआ है उसमें स्मॉल फायर आर्म से हमास के फाइटर्स ने अटैक किया, आईईडी भी यूज की है, आरपीजी, सीधे सीधे जो आरपीजी से टैंक मारता था, आरपीजी नहीं यूज की है, उसका कोई छोटा वर्जन है वो यूज किया है। और जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि आईईडी भी यूज की, यानी एक ब्लास्ट भी होता है, उधर से फायर आर्म्स भी यूज होते हैं, और मरकबा टैंक शुजैया में नहीं घुस पाता है, वो वापस लौट जाता है। ये देखिए बात है, और ये उस समय हो रही है जब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि इजराइल ने फाइनली घोषणा कर दी है कि वो राफा को, जो कि गाजा का 20% है, पूरे गाजा का 20% राफा है, और इजराइल ने घोषणा की है कि वो राफा को एक बफर जोन बनाने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो समझौते की वार्ताएं होंगी या अभी चल रही हैं, उसमें इजराइल 100% ये शर्त रखेगा कि राफा को हम बफर जोन बनाएंगे, यानी 20% हिस्सा गाजा का। ऐसा तो नहीं कह सकते कि इजराइल ने ले लिया है, एक तरह से ले ही लिया है, लेकिन बफर जोन का मतलब है कि उधर 20% के उधर इजरायलीज रहेंगे, इधर गाजन रहेंगे, यानी वो जो 20% हिस्सा है उसमें एक तरह से नो मैन्स लैंड रहेगी, बफर जोन मतलब, या उसमें इजरायलीज अपने भी कुछ लोगों को बसा सकते हैं, लेकिन जो कि मुश्किल होता है, क्योंकि बफर जोन का मतलब होता है कि उधर से भी साइड फायर कर सकती है। तो एक खाली सा एरिया जिसको कहते हैं, तो वो बफर जोन इजराइल स्टैब्लिश करना चाहता है। बफर जोन और नो मैन्स लैंड में फर्क यह होता है कि नो मैन्स लैंड किसी की नहीं होती है, एक बीच में जगह होती है जिसमें कोई भी आके और
इधर उधर करने की कोशिश करे तो कोई भी साइड उसको मार सकती है। बफर जोन का मतलब यह है कि एक साइड के वो प्रोटेक्शन में है, यानी अगर इजराइल बफर जोन बना रहा है, वहां इजराइलीज नहीं भी हो, तब भी वो इजराइल के प्रोटेक्शन में है और इजराइल बमबारी कर सकता है जब चाहे। ये देखिए जो इजराइल की नई चाल है। अभी देखिए बात हो रही थी नेत्जरिम कॉरिडोर की, कि नेत्जरिम कॉरिडोर को हम फिर से कब्जा करेंगे। कर पाए? नहीं कर पाए। आप नेत्जरिम कॉरिडोर में कितनी बार आपने घुसने की कोशिश की, आपने इजराइल ने 19 जनवरी के बाद खाली कर दिया था, 19 जनवरी 2025 के बाद नेत्जरिम कॉरिडोर। उसके बाद कई बार घुसने की कोशिश की, हमास ने मार मार के भगा दिया। राफा में घुसने की कोशिश की, हमास ने मार मार के भगा दिया। अब तुम बफर जोन भी बना दो, तुम ये स्टंट भी खेल लो कि बफर जोन बन गया है। हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने भी अपनी एक रणनीति बनाई है जो राफा को घेरने की, और वो रणनीति ऐसी है कि जो इजराइल को उसका इम्कान है, लेकिन इजराइल उसको एडमिट नहीं करना चाहता। ये एक अजीब से एक दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ quasi fantastical, quasi real mindset of Israelis right now, especially who are directing the war, क्योंकि उनके पास सोल्जर्स कम पड़ते जा रहे हैं। उनके पास वो जो एक पुश होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। जो अंदर अनरेस्ट है इजराइल के वो बढ़ता जा रहा है। अब तो सीधे सीधे धमकियों पे बात आ गई है, डिसमिसल्स पे बात आ गई है। लोग कह रहे हैं हम सर्विस पे वापस नहीं जाएंगे, स्पेशली जो रिजर्व सोल्जर्स हैं। लगातार ये हो रहा है, लगातार अब ये चल रहा है। इसके बारे में रोज मैं आपको बताता हूं, आपको भी लगता होगा कि क्या, लेकिन मैं सब हिब्रू वेबसाइट्स, वल्ला नाम से, इजराइल हयोम नाम से, मारिव, ये सारी फेमस हिब्रू साइट्स है, कोई भी जाके गूगल पे देख सकता है। मजबूरी है हमारी कि हम यहाँ पर ज़्यादा इमेजेस आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब उस पर हम जब इमेजेस वगैरह डालते हैं तो कुछ दिनों बाद, एक दो दिन बाद वो कुछ ना कुछ इशू उसमें आ जाता है। देखिए अभी अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 अभी पूरी तरह अभी रिस्टोर तो हो गया है, लेकिन उसमें अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी भी वो एक पूरा फंक्शनल नहीं हो पा रहा है। वो जैसे ही होता है उस पर भी हम डालने लगेंगे। अभी हमारा ये टूर लखनऊ का खत्म होगा, हम वापस जाके फिर से उसी रेगुलरिटी से वीडियोस डालेंगे और बड़े स्तर पर डालेंगे। अभी देखिए, अब ये राफा की जो पूरी बात हुई, उसके बाद जो इजरायली डॉक्टर्स ने जो रिफ्यूज कर दिया था कि हम सेना के साथ अंदर नहीं जाएंगे गाजा, उसमें आज 2 डॉक्टर्स को जो कि आर्मी से अटैच्ड है उनको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद एयरफोर्स में जो अनरेस्ट है ये सबसे खतरनाक है, और ये लगातार 2 दिन से हो रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था, एयरफोर्स के पायलट्स आर रिफ्यूजिंग टू फ्लाई इनटू गाजा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से सारे जो इजराइल के पायलट्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे और इजराइल के पास फाइटर्स नहीं रहेंगे तो बॉम्बिंग कैसे करेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। फाइटर्स उसके पास रहेंगे, मतलब डबल पैसा देके वो लोगों को लाएगा, भाड़े पे लाएगा, जैसे भी करेगा, बॉम्बिंग वो जारी रखेगा। वो नहीं रुकने वाली। लेकिन ये जो अनरेस्ट है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अनरेस्ट के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस बहुत जबरदस्त है। और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस की अगर बात करें तो आप सोचिए कि हमास की जो स्ट्रेटजी अल्टीमेट है कि आजाद फिलिस्तीनी राष्ट्र लेना, वो उसकी तरफ चीजें कैसे बढ़ रही हैं अपने आप। क्योंकि ये जो देखिए इजराइल के अंदर एक मूड डेवलप हो रहा है, वो क्या है, जो हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी एजेंसीज में लड़ाई हो रही है। रोनेन बार और नेतन्याहू का झगड़ा नहीं सुलझ रहा है, जो शिनबेत चीफ और नेतन्याहू का, इसको हम किस तरह से देखें। ये देखिए, ये अल्टीमेटली कहां चीजें जाएंगी, अल्टीमेटली चीजें वहीं जाएंगी जैसे साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट अपार्थाइड रिजीम था वो सरेंडर किया। उसने अफ्रीकन नेशनल यूनियन जो थी नेल्सन मंडेला की, उसका रूल स्वीकार किया। अपार्थाइड खत्म हुआ साउथ अफ्रीका से 1988-89 में। अब उसके पहले 10-15 साल ऐसा मूड बनता रहा। इजराइल में भी देखिए जो मूड बन रहा है वहां तो 10-15 साल लगे, लेकिन यहां पर तो बहुत जल्दी 8 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायलियों ने देख लिया है, 2 चीजें देखी उन्होंने, कि हमास हथियार नहीं छोड़ने वाला, हमास गाजा पे रूल कर रहा है, गाजा की जनता हमास के साथ है 100%। इजराइल ने इतनी कोशिशें कर ली कि वॉलंटरली वो लोग जाएं, ये करें वो करें, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अच्छा, पहले फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए थे हमास के फाइटर्स का पता लगाने के लिए, वो फेल हो गया।
अब फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए, जिसकी खबर मुझे 2 दिन पहले थी लेकिन कंफर्म आज हुआ है। अब फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इजराइल दे रहा है, मतलब आप सोचिए $100,000 एटलीस्ट, $100,000 $200,000 एक फैमिली को कि तुम गाजा छोड़ के चले जाओ। और ये ऑब्वियसली अमेरिका की सहमति से हो रहा है, लेकिन क्या गाजन मान रहे हैं उसको? नहीं मान रहे हैं। ट्रंप की नेतन्याहू की मुलाकात थी, उसमें ट्रंप ने तंज कस दिया नेतन्याहू पे। उसने कहा कि मे बी डॉलर्स आर नॉट इनफ, मे बी डॉलर्स आर नॉट। अच्छा, ये उसने कहा था किस कॉन्टेक्स्ट में? तारिफ्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो इजराइल पे भी तारिफ लगाए। और तो उसने कहा था कि मे बी डॉलर्स आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई इजराइलीज। फिर उसने आगे जोड़ दिया कि मे बी फॉर गाजन्स ऑल्सो। अब ये जो उसने तंज कसा, अब डॉलर्स की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि नेतन्याहू ने डॉलर्स ऑफर किए थे, शेकल्स ऑफर नहीं किए थे। तो ये देखिए बड़ी महीन एक जो दोनों का खेल चल रहा है, उसका एक और उदाहरण आपके सामने है। यमन ने देखिए जो किया है आज, 3 चीजें जो यमन ने की। अब जो उसने इजराइल में, आप कल की ही बात है, कल जो नहीं सॉरी परसों जो हमास ने स्ट्राइक किया था एश्केलॉन और अशदोद में, और उसने 7 इजरायलियों को घायल कर दिया था, उसमें से 2 की हालत अभी भी खराब है और इजराइल हिला हुआ है उस घटना से। तब तक में यमन ने आज तेल अवीव पे फिर से हमला कर दिया, और तेल अवीव पे उसका ये, जब से 18 मार्च के बाद जब से इजराइल ने अपना ऑफेंसिव शुरू किया है, तेल अवीव पे यमन का ये कम से कम छठा हमला है, सिक्स्थ अटैक। अब ये जो इंटेंसिटी है और जो लगातार अटैक्स हो रहे हैं और उसकी जो पिक्चर्स आ रहे हैं कि कैसे भाग रहे हैं इजरायलीज, और फिर से, तो ये पूरी जो सिचुएशन है ये फिर से एक अनरेस्ट नए तरीका इजराइल में क्रिएट कर रही है। अमेरिका के साथ क्या है? अमेरिका बार बार इस बात को कहता है कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने हुतीज को बॉम्ब कर दिया है, हुतीज विल दे हैव नेवर, व्हाट इज गोइंग टू हिट देम, दे हैव नेवर, आई मीन ऐसी चीज उनको लगने वाली है जो कभी वो सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते थे। सारी बातें तो ट्रंप ने कही, लेकिन सच्चाई क्या है कि MQ-9 तुम्हारे 18 से अब तो 19 हो गए, 19 तुम्हारे ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। उसमें से कम 4 ऐसे हैं जो 18 मार्च के बाद गिराए जा चुके हैं, जब यमन ने दोबारा एक एग्रेशन किया, और यमन ने कहा कि जब तक गाजा में ट्रूस नहीं होगी तब तक हम एग्रेसिव रहेंगे और हम युद्ध इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ जारी रखेंगे। यमन जैसा देश खड़ा होकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, इजराइल को चैलेंज कर रहा है, और ये सारी चीजों को लोग देख रहे हैं। इन सारी चीजों को ट्रंप देख रहा है, और ट्रंप अपने बयानों में तो चलिए हिंट भी कर देता है, और वो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को ही ब्लेम करता है कि तुम लोग इस स्थिति में हमको ले आए कि आज हमको ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप की भी भद्द हो रही है। ट्रंप का भी जो एक माहौल बना था कि मैन ऑफ पीस वाला, वो शैटर हो गया। चाइना ने आज सोचिए कम से कम 11 अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को डीलिस्ट कर दिया। अब इससे अमेरिका को जो नुकसान होगा, जो ट्रंप की ड्रीम है कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अमेरिका लौटे, इंडस्ट्रीज अमेरिका वापस लौटे। देखिए हुआ क्या पिछले करीब 20-25 सालों में, और भी ज्यादा 30 समझ लीजिए, अमेरिका की पूंजी है, वो पूंजी में अमेरिका कम नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर देश है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी पूंजी बाहर चली गई। यानी जो अमेरिका में लेबर क्योंकि महंगा था तो बाहर चली गई पूंजी, चाइना चली गई, कुछ इंडिया चली गई, बांग्लादेश में चली गई, बहुत सारे और देशों में चली गई, ईस्ट यूरोप के कई देशों में, और वहां पर उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, अपना सब कुछ किया। अब ट्रंप ये चाहता है कि अमेरिका में जॉब्स खत्म हो रही हैं, ये हो रहा है, तो अमेरिका में केवल हथियार बनाने की जो फैक्ट्रीज रहेगी। अब उन हथियार बनाने की फैक्ट्रीज पर भी चाइना बैन लगा रहा है, तो हथियार वो किसको बेचेंगे? चाइना को बेचते थे वो, और कुछ देशों को बेचते थे, बाकी सब देश वैसे भी उन पे भी टैरिफ्स लगे हुए हैं, सब पे टैरिफ्स लगे हुए हैं। तो जब उन पे टैरिफ्स लगे हैं तो वो भी तुम पे टैरिफ्स लगाएंगे। उनका जो माल यूएस आता है और उस पे, अब जैसे पोलैंड से कुछ आता है, मान लीजिए पोलैंड से कुछ आता है या फ्रांस से कुछ आता है, जर्मनी से कुछ आता है, आपने सब पे टैरिफ लगा दिया, वो भी टैरिफ लगा देंगे, तो आपका भी माल यहां नहीं आ पाएगा, वो भी बहुत ज्यादा ये मतलब महंगा होगा, और वो जो वो भेजेंगे वो तो उनको नुकसान हो गई, लेकिन आपका भी तो जो टैरिफ लगाएंगे आपको भी तो बड़े दामों में बेचना होगा। तो ये देखिए चाइना ने एक तरह से काउंटर करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया।
अब उस एग्जाम्पल को फ्रांस भी फॉलो कर रहा है, उस एग्जाम्पल को पोलैंड जैसा देश भी फॉलो कर रहा है। और गाजा की यह स्थिति है कि देखिए, मैंने बताया कि जैसे एक अकेले उसी नेबरहुड में यानी शुजैया में 34 सिविलियन शहीद हुए। वहीं पर हमास ने अटैक किया टैंक के ऊपर, और वहां से लेके शुजैया से लेकर के जो पूरा नॉर्थ गाजा का एरिया है, जो इजराइल कह रहा था कि पहले हम कब्जा करेंगे, वो देखिए एक तरह से उसने यही नहीं कि उसने अब राफा की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लिया, इसको छोड़ दिया, उसने यहां पर कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भी अलाउ करनी शुरू कर दी, जो करीब 2 दिन पहले केवल अमरीश मिश्रा स्पीक्स में हमने आपको बताया था कि इजराइल झुकने लगा है। और ये ह्यूमैनिटेरियन एड, सबसे मजेदार बात है, ये नेतन्याहू नहीं कंट्रोल कर रहा है, ये इजराइल की दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इजराइल के दूसरे लोग ह्यूमैनिटेरियन एड कंट्रोल कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं। नेतन्याहू जिन चीजों को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, खासतौर पे साउथ गाजा में, वहां पर वो रोके हुए। कुछ बहुत कम हम कह रहे हैं, लेकिन कुछ पहुंची है। तो ये क्या सिस्टम में लीक हुआ है इजराइल के, कि इजराइल में एक हिस्सा ऐसा उभरा है जो कि नेतन्याहू की खिलाफत कर रहा है? ये देखिए बड़ा सवाल आ गया। नेतन्याहू की खिलाफत हो रही है, ये बिल्कुल सीधी बात है। और ये खिलाफत कहां तक जाएगी? क्या यहां तक जाएगी कि कुछ सैनिक जो है वो आईडीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, कमांडर्स हैं, उनका ऑर्डर मानने से मना कर देगी? भाई कहीं भी जा सकती है स्थिति का क्या है? अभी जो पूरी एक चर्निंग इजराइल में चल रही है। अब देखिए, यमन ने बॉम्बिंग की। अब यमन ने बॉम्बिंग की, आमतौर पे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो लोग यमन के विरोध में स्टेटमेंट देते हैं। आज आप देखिए, जॉर्डन भी चुप, यूएई भी चुप, कुवैत भी चुप, सऊदी अरेबिया भी चुप। क्यों? क्योंकि आज रेजिस्टेंस के चैनल्स ने यह पब्लिश कर दिया कि ये जो सारे अरब देश है, इनकी इजराइल के साथ लगातार सौदेबाजी चलती रही, इनका ट्रेड चलता रहा। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि इजराइल को नुकसान पहुंचे जब 15 महीने लड़ाई चली, और अभी भी नहीं कर रहे। अभी भी इनकी सारी की सारी बातें खोखली। आज देखिए क्या हुआ कि इजिप्ट में गाजा के जो लोग, कई लोग जो घायल हुए, 19 जनवरी में जब बॉर्डर खुले तो वो लोग इजिप्ट गए। 19 जनवरी के बाद इजिप्ट गए इलाज के लिए। आज एक फिलिस्तीनी महिला अपनी बच्ची का इलाज करा रही, बच्ची छोटी सी है, मतलब 3 या 4 साल की। उनको देखने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी दोनों पहुंचे। मैक्रोन इजिप्ट के दौरे पे हैं, और वो वहां पर पहुंचे, और उन्होंने वहां पर पहुंच के उस लड़की से बात की, उससे प्यार से बात की, उसको ये सब उसकी मां ने लेकिन क्या कहना शुरू कर दिया सीसी के सामने? उसने ये कहना शुरू कर दिया मैक्रोन से कि आप युद्ध रुकवाइए, आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहे? हमारी बच्ची तो चलिए ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी जैसे कितनी बच्चियां हैं जो ऐसे वहां पर पड़ी हुई हैं जिनकी हालत खराब है, आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहे? ये देखिए, ये जनता का सेंटिमेंट है। उसके बाद आपको और बताएं, अल्जीरिया में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे यहाँ आईआईटीज है उस तरह से, वहां पर देखिए, मतलब वहां पर प्रदर्शन हुआ छात्रों का। हर जगह ये हो रहा है। मोरक्को के भी जो इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्नोलॉजी के, मेडिसिन के, वहां प्रदर्शन हो रहा है। वेस्ट बैंक में जो अल-कुद्स यूनिवर्सिटी, बिरजिट यूनिवर्सिटी, वहां तो लगातार एक स्ट्राइक्स चली रही हैं। अब ये थर्ड इंतिफादा तो हो ही गया ना। अब तो केवल बात ये थी पहले कि जब गाजा से हमास ने इजराइल पे हमला किया, 7 अक्टूबर किया, तो ये था कि वेस्ट बैंक के लोग को भी एक अपराइजिंग करनी चाहिए। अब तो वो अपराइजिंग हो रही, अब तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो अपराइजिंग हो रही है। और उस अपराइजिंग में आप देखिए तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबसे आगे हैं। देखिए, जिस लड़ाई में छात्र सबसे आगे रहे, वो लड़ाई सबसे कारगर होती है, और उसके छात्र और उसके पीछे आम जनता। अब भारत जैसा देश है, खैर ये कृषि प्रधान देश है। हम भी देखिए, मंगल पांडे सेना युवाओं के लिए चलाते हैं, राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल हमारी किसानों की पार्टी है जो कि सक्रिय है और रजिस्टर्ड पार्टी है वो। तो वो एक इस तरीके से भारत में कॉम्बिनेशन बनता है। वेस्ट बैंक और गाजा में किसान हैं लेकिन कम है, वेस्ट बैंक में ज्यादा हैं, गाजा में भी हैं, बहुत ही थोड़े। तो तो इसलिए वहां वो मुद्दा नहीं, वहां मुद्दा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, और स्टूडेंट ज्यादातर वहां से पढ़ के बाहर जाते हैं, इसलिए बाहर भी बहुत सारे गाजा के स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए जो ग्लोबल मूवमेंट जो पूरा चला
इजराइल के खिलाफ, उसमें अमेरिका के कान खड़े हो गए कि अच्छा, अमेरिका का देखिए क्या है डिलेमा। अमेरिका ने ये कहा था कि जो अमेरिकन कैंपसेस में जो प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशंस जो लोग करेंगे उनको वो अगर वो नागरिक हुए तब भी उनको वो डिपोर्ट कर देंगे। अब महमूद खलील का पूरा केस सामने आया, उसको अरेस्ट भी किया, अभी भी वो जेल में है। उसके बाद एक और टर्किश, एक, जबकि वो फिलिस्तीनी नहीं है, टर्किश फीमेल स्टूडेंट है, उसको भी, उसने भी ऑर्गेनाइज किए थे प्रोटेस्ट, उसको भी पूरा एकदम सेंसेशनल तरीके से ऐसे ऐसे जाके और अपने ही देश में एक टर्किश लड़की को इन लोगों ने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत छोड़ना पड़ा। इनका ये प्लान फेल हो रहा है, ये डिपोर्टेशन का। ये बोलते रहे, ये पहली बार अमेरिका में हो रहा है। जो बोल रहा है ट्रंप वो ग्राउंड पे हो ही नहीं रहा है। भैया हम तो ये बात जानते हैं, अगर कोई किसी ने हमसे कहा कि वक्फ पे हिंदू बहुत खुश हैं कि मुसलमानों को ठीक कर दिया, मैंने तो एक भी नए आदमी को सुना, एक आदमी को नहीं सुना। और जबकि मैं, आप कल मेरे वीडियो में देख सकते हैं जो मैं बोल रहा था, मैंने जिसमें जो चर्च के अंडर जितनी जमीन है उसका सवाल उठाया, मैं उस पर बोल रहा था कल, और उस मेरे पीछे सब ब्राह्मण बैठे थे। और आप देख सकते हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि वो लोग आइडियोलॉजिकली जो है या वो हमारे लेवल के हैं, सब वो हम पे फेथ है, उनको हमारे साथ हैं। वो ये ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा हमने भाजपा से तोड़ा है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उनके अंदर जो इतना एंटी मुस्लिम जहर जो भरा गया है, तो कुछ तो उसमें उनमें होगा। किसी आदमी ने वक्फ मेंशन तक नहीं किया, बल्कि हमने जब कहा कि 17 करोड़ एकड़ जो जमीन है वो चर्च के पास है, तो सारे लोग उछल के खड़े हो गए। मतलब ऐसा उसका रिएक्शन था कि मैं विश्वास नहीं करा, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ। आज तक वो चल रहा है। और मंगल पांडे की मैंने बात उठाई तो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बीजेपी का, ये वहां मतलब उसने भी कुछ कहा, फिर और भी लोग बहुत सारे बोले। देखिए विनय तिवारी सपा नेता वो गिरफ्तार हुए थे, उनके बारे में भी मैंने बोला, वो भी उनकी तरफ से भी, उनके लोगों का भी स्टेटमेंट आया। तो एक तरह से सोशल मीडिया पे एक हमारी बात बहुत जबरदस्त तरीके से छा गई, और इसलिए भी क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, और ग्राउंड पे हम लोग ने पूरी कार्यक्रमों की सीरीज घोषित की है। 9, 10, 11 मई, जो 10 मई 1857 की 168 जयंती है जैसे, और फिर मंगल पांडे की जैसे हमने 168 जयंती शहादत दिवस मनाया। 10 मई को मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी, तो वो पूरे 1857 की जयंती है, तो वो बड़े स्तर पे मनाई जाएगी। ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, और ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और हम लोग देखिए हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करके एक कॉमन, जो जिस तरह से अंग्रेज थे उन्होंने अपना ईसाई धर्म यहाँ थोपने की कोशिश की, उसको हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बात इस समय, जैसे मैंने बताया कि जो चाइना में हो रही है, जो मैंने बताया आपको रशिया ने जिस तरीके से ट्रंप जो पीस की बात कर रहा था कि यूक्रेन के साथ हम पीस करेंगे, उन चीजों में ट्रंप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके बाद देखिए अब तो यूरोप भी आंखें दिखाने लगा है, क्योंकि यूरोप में जब मैक्रोन एलसीसी इजिप्ट में एक मतलब वहां पर विजिट कर रहे हैं, तो मैक्रोन ने उसके पहले एक बयान दे दिया। उन्होंने बयान में कहा कि गाजा में समझौता तुरंत होना चाहिए, और गाजा में समझौता तुरंत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैक्रोन जो ये कह रहे हैं कि जो इजिप्ट ने प्लान दिया, जिसमें इजिप्ट ने कहा कि भाई इस तरह से होगा, हर हफ्ते 5 कैदी हमास छोड़ेगा, इजराइल सैकड़ों छोड़ेगा, उस पर अमल करो। अब मैक्रोन का इजिप्ट के प्रपोजल पे आ जाना ये भी बड़ी बात है, चाहे वो इजिप्ट कोई हमास के साथ नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन इजिप्ट हमास के खिलाफ भी नहीं है और नहीं हो सकता है। कोई भी अरब मुल्क हमास के खिलाफ इस समय नहीं जा सकता है। और आपको बताएं, अमेरिका में पहली बार एक पोल सर्वे हुआ है, उसमें यह बात सामने आई है कि मतलब 32% ऑफ यूथ, 32% यूथ हमास के समर्थन में है अमेरिका में, 32%। और उसमें से जो विरोध में है वो केवल 29 है, और बाकी कह रहे हैं कि हमारा कोई ओपिनियन इस पे नहीं है। तो मेजॉरिटी हो गई ना हमास की, कहां? अमेरिका में। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप इसमें क्या उखाड़ लेंगे आप बताओ? जब जनता का मूड बदलता है तो फिर राजनेता उसी को फॉलो करता है। राजनेता कुछ नहीं कर सकता जब जनता का मूड बदलता है।
और जनता का मूड देखिए इस तरीके से हमास प्रो हमास हो जाएगा, ये तो मुझे भी विश्वास नहीं था। प्रो गाजा होगा ये विश्वास था कि, और गाजा में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ होगा ये विश्वास था, लेकिन प्रो हमास हो जाएगा ये विश्वास नहीं था। और वैसे भी इजराइल के खिलाफ डिस्ट्रस्ट अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था कि जो 50 साल के ऊपर के अमेरिकन थे जिन्होंने वो दिन देखे थे जब इजराइल अमेरिका बहुत क्लोज थे सब, तो वो लोग बड़ा इजराइल के प्रति सेंटिमेंटल थे। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें ये भी आया है कि 50 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं, पहले अगर वो इजराइल को 72% सपोर्ट करे तो उनका सपोर्ट अब 44% आ गया। 30% की गिरावट आई है पिछले 6 महीनों में। ये पूरी सिचुएशन है। तो पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई देखिए, हमास जीत रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हमास एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, उसकी खामोशी, उसका एग्रेशन, अब देखिए खामोश, उसके बाद उसने ये शुजैया में टैंक मार दिया। अब राफा में इजराइल ने बफर जोन डिक्लेयर किया, राफा में घटना होगी देखिए कल 100%। राफा में कल या मैक्सिमम परसों कह लीजिए घटना होनी है। ये जो हमास कर रहा है कि ये बीच बीच में दिखा रहा है कि हम कंट्रोल में हैं, हम जब चाहे हम स्ट्राइक करेंगे, हम इजराइल के बहकावे में आके स्ट्राइक नहीं करेंगे या कुछ ऐसा जबरदस्ती का हम 7 अक्टूबर अभी उसी तरह से रिपीट नहीं करेंगे रिपीट दूसरी तरह से, लेकिन वही तरीका होगा ना। वो चीज जैसे रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, चाइनीज रेवोल्यूशन में, रशियन रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो उतना प्लान नहीं था, लेकिन चाइनीज और रशियन रेवोल्यूशन तो प्लान था। तो उसमें जिस प्लानिंग के हिसाब से वहाँ की जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेज उन्होंने काम किया था, उसी तरह की प्लानिंग हमास की दिखाई पड़ती है। और इसी के चलते देखिए ईरान ने भी जो डिक्लेरेशन किया है, ईरान को लेके सोचिए आप, नेतन्याहू का अजीब सा बयान आया कल। उसने कहा कि ईरान जो है वो लीबिया की तरह हम उसको डी न्यूक्लियराइज कर, यानी उसका जो न्यूक्लियर वेपनरी है लीबिया की तरह डिसमेंटल करेंगे। अब लीबिया को कैसे डिसमेंटल किया था? 2003 में अमेरिकन इंस्पेक्टर्स गए, उन्होंने अपने सामने उनके सारे हथियार या उनका जो भी रिएक्टर्स वगैरह थे वो सब नष्ट किए। मतलब पूरा जाके फिजिकली यूरोप ने नष्ट किया और गद्दाफी के साथ एक तरह से डील हो गई। और उसके बाद उसी गद्दाफी को 2011 में इन लोगों ने मार दिया। और ईरान इस चीज को देख रहा है और नेतन्याहू कह रहा है कि गद्दाफी स्टाइल हमको ऑपरेशन ईरान में चाहिए, यानी ईरान में अमेरिकन इंस्पेक्टर्स जाएंगे, उनके प्रेजेंस में ईरान के सारे रिएक्टर्स डिमोलिश होंगे। कभी हो सकता है, कभी हो सकता है। ईरान ने तो कहा कि ये तो भूल ही जाओ, यहां पर जो अमेरिकन अगर इस इरादे से कोई किसी ने सोचा भी तो उसका क्या हाल होगा, ये उस पर निर्भर है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इनडायरेक्ट टॉक्स की बात हमने कही है ओमान के माध्यम से बात करो, तो अगर है तुम में दम तो ओमान के माध्यम से बात करो। तो ये देखिए आज के जो इवेंट्स थे, मैं और इसमें थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि फिर वही बात आ जा रही है कि समय अपलोडिंग में टाइम बहुत जा रहा है। तो कल फिर देखिए आपके सामने हाजिर होंगे। कल संभवतः मैं बेंगलोर में होऊंगा, तो फिर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में आपके सामने वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।